हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। गाइस आईसीआर प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। तो गाइस देखिए, बहुत सारी गलतियाँ थी पिछले प्रैक्टिस सेट में, ये मानता हूँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ही केयरफुली बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके सिलेबस पे आधारित है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट कीजिए, 100 के 100% इसमें हम करने वाले हैं। और आप लोग इस बार अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना यहाँ पर सही किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने इसमें डाले हुए हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिए, और जो भी गलतियां थी पिछले प्रैक्टिस सेट में, इसमें वो सुधारने का भरपूर प्रयास किया गया है। यार कुछ तो गलती हो जाती है ह्यूमन एरर के नाम पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं दिखा दूँ, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, हमने इसको पूरा टाइप किया हुआ है। तो एक से एक क्वेश्चन यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे, 1 से 100 तक। ये मत समझिएगा कि ये कहीं से कॉपी है इस बार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सिलेबस में 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान में क्या है, आपको स्टैटिक जीके आ सकती है, और जो आपके आईसीआर से रिलेटेड प्रश्न है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पे बात कर लीजिए। तो कहता है कि यूएनआईटीआर यानी कि यूनिटार का फुल फॉर्म क्या होगा। ये बेसिकली आईसीआर से टर्म रिलेटेड है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कहा गया है कि द इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यानी कि जो आपका IARI है ना, उसको समानता किस नाम से जानता है, इसी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूसा संस्थान। इसको किसी नाम से जानता है, पूसा संस्थान के नाम से हम इसको जानते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICAR। ठीक है, ICAR जो संस्था है, ये हमारे कृषि शिक्षा और अनुसंधान से समन्वय के लिए एक जिम्मेदार स्वायत्त निकाय है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब जीके के प्रश्नों पे देखेंगे तो कहता है यहाँ पर कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो भारत के प्रवेश द्वार के रूप में अगर जाने तो इसको कहा जाता है मुंबई को। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगर अगले प्रश्न की बात करेगा तो इसमें कहा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पिछले प्रश्न में मैंने शायद कुछ में गलत बता दिया था। तो तृतीय युद्ध की बात करते अगर पानीपत के, तो देखिए वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं अगले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1761 में। क्वेश्चन नंबर अगला दीजिए। कुछ करंट के प्रश्नों को भी आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस जीके के पोर्शन में कहा गया कि किस राज्य सरकार ने घर में राशन योजना उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। तो एक नाम दिया गया यहाँ पर दुआरे राशन योजना। यह किसके द्वारा चालू करी गई, इसको चालू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार के द्वारा इस योजना को चालू किया गया है, दुआरे राशन योजना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अभी ये हाल ही में एक प्रश्न आया, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो कहा गया कि विश्व के अमीर देशों की सूची में सबसे नंबर 1 पर कौन सा है। ठीक है, विश्व के अमीर देशों की सूची में सबसे नंबर 1 पर कौन सा बन गया है, वो बन गया है यहाँ पर चाइना। याद रखेंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों की सूची में चाइना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया आपका भुवनेश्वर में। याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है। बोला गया है कथकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। बेसिकली कहते हैं कथकली किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे केरला से संबंधित। ठीक है, याद रखेंगे, केरला जो है वो आपका कथकली से रिलेटेड है। और यहाँ पे कुचिपुड़ी पूछा भी जाता है, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो है नृत्य वो पूछे जाते हैं, आप सभी लोग उनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। तो कहा गया कि कौन सा देश COP27 जो मीटिंग होनी है 2022 में, उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन सी COP27, जैसे COP नहीं होती है 27। ठीक है, तो उसकी जो है मेजबानी वो कौन सा देश करने वाला है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिस्र, यानी कि मिस्र के द्वारा COP 27 की इस बार मेज़बानी करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं। तो इस समय अगर बात करें भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ना, वो हो जाएंगे सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है वो चुनाव आयुक्त हैं और ये किस नंबर के हैं, ये 24वें नंबर के हैं। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि ICAR का मुख्यालय कहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो ICAR का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पर स्थित है, वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। आपका मुख्यालय इसका स्थित है। ICAR का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि कृषि क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ता को मान्यता देने के लिए 1956 में रफ़ी मोहम्मद किदवई पुरस्कार किसके द्वारा बनाया गया था। एक पुरस्कार है जो रफ़ी मोहम्मद किदवई से संबंधित है, वह किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICAR के द्वारा, यानी कि जिस चीज़ का आप एग्जाम देने जा रहे थे उन्होंने ही इस पुरस्कार को बनाया था, मोहम्मद किदवई पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। बोला गया आपका कि विवेक देबराय समिति का संबंध किससे है। विवेक देबराय है, इसकी एक समिति है, वो इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो गाइस देखिए बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो कहते हैं भारतीय रेलवे का निजीकरण, यानी कि जो भारतीय रेलवे का निजीकरण होने की खबरें आ रही थी उसी से संबंधित है विवेक देबराय समिति। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ पे खोला गया। भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ पे खोला गया, वह खोला गया यहाँ पर उत्तराखंड में। यानी कि देखिए इस समय बहुत सारे जितने पार्क हैं ना, वो सब उत्तराखंड में खोले जा रहे हैं, चाहे लाइकेन पार्क हो या फिर पहला परागकण पार्क हो, ये सारे पार्क। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर जिनेवा, यानी कि विश्व विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू करी गई। अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू करी गई थी वह डेट थी 2016, याद रखेंगे 2016 में इसको चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। बोला गया कि नबक लेबार उत्सव भारत के किस मंदिर से संबंधित है। एक ऑप्शन इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो नबक लेबार उत्सव जो भारत में वह किस मंदिर से संबंधित है, वह मनाया जाता है जगन्नाथ मंदिर में। याद रखेंगे जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, इस उत्सव को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, हर 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक यहाँ पे है कि गुपकर घोषणा पत्र किससे संबंधित है। ठीक है, गुपकर घोषणा पत्र जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का विशेष और राज्य का दर्जा बहाल करना। ठीक है, तो ये एक गुपकर घोषणा पत्र है जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर को विशेष और राज्य का दर्जा जो है फिर से बहाल कर दिया जाए, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो किस चीज़ के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सभी को पता होगा कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर कहिएगा कि इस बार की प्रश्नों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। चलिए 22 में देखिए। तो कहा गया कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। चंपारण आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1917 में। याद रखेंगे 1917 में इस आंदोलन को चालू किया गया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा गया कि भारतीय सिंचाई के बुनियादी ढांचे में शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं। तो देखिए इसमें नहर भी शामिल है, भूजल भी शामिल है और वर्षा जल संचयन भी शामिल है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय चावल का मुख्यालय पूछा है, राष्ट्रीय नहीं पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। यानी कि यह फिलीपींस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल का मुख्यालय। जीके का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कहा गया कि कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। जो कावेरी नदी का जल है ना, इनके बीच एक विवाद चल रहा है। आप पता है कौन से दो राज्य जिनके बीच विवाद है,
तो वो हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक कावेरी जल विवाद चलता आ रहा है बहुत दिनों से, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो गाइस 25% में जीके खत्म कर लिए। अब चलिए देख लेते हैं आपके सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्नों को। तो सामान्य विज्ञान जो है वो भी बहुत ही आपके अच्छे प्रश्नों को हमने कलेक्शन रखा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की, तो कहा गया कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान है उसकी अगर ऊंचाई यानी कि जितनी हाइट है वो किस हाइट पे वो उड़ रहा है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो किया जाता है अल्टीमीटर का यूज़। याद रखेंगे अल्टीमीटर का यूज हम वहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है। जो आपका इंसुलिन है ना उसके लिए कौन सी ग्रंथि यानी कौन सी ग्लैंड से इंसुलिन जो है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय से इसको रिलीज किया जाता है जो होता है इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया 28 में कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, यानी कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो फ्लोरीन हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी विद्युत ऋणात्मक होता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अभी तो हमने आपको बताया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्नों की बात करें तो बोला गया कि दूध क्या है। तो बेसिकली दूध जो है ये मिल्क जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा पायस। दूध जो है वो एक पायस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिए, तो यहाँ पे बोला गया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल को उत्पादन को क्या कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनसे अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, तो बेसिकली उसको कहते क्या हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर किण्वन। एक प्रोसेस होती है किण्वन, उसको यहाँ पर यूज किया जाता है आपको अल्कोहल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया कि निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब इनमें से जो कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है वो आपको इसमें से बताना है। अब देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए रबड़ का जलना ये प्रदूषण फैलाने का कारक होता है, पेट्रोल का जलना ये भी प्रदूषण फैलाता है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर इस ऑप्शन की बात करें तो क्या कहेगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, तो कहा गया कि सुक्रोज के अपघटन से क्या बनता है। बेसिकली जो सुक्रोज होता है वो अगर टूटता है, जो उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वह किस चीज़ में बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज और लेक्टोज। याद रखेंगे ग्लूकोज और लेक्टोज हो जाता है अगर सुक्रोज का अपघटन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, इसमें कहा गया कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे, जो आपके एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, सारे के सारे कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त में क्या प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए क्या प्रयोग होता है, वो किया जाता है बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मरकरी बेसिकली क्या है। ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी होती है Hg, इसका जो है आप जानते होंगे, और इसका जो और होता है जो अयस्क होता है वो क्या होता है, वो होता है सिनेबार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मरकरी बेसिकली क्या है, ये होम टेम्परेचर पे लिक्विड एक यहाँ पे मेटल है। याद रखेंगे लिक्विड जो है वो एक मेटल है, तो इसका मतलब क्या है, ये ध्रुव धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी कि लिक्विड मेटल जो है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है ना उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, तो उसके लिए होता है यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ये सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है। ये चाइना वगैरह बहुत यूज करता है कृत्रिम वर्षा के लिए, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न में बात करें तो कहा गया किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानता है। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अद्भुत गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है, वो हो जाती है जेनॉन। जेनॉन जो गैस है ना उसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि कौन से विटामिन जो है मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। पूरा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यहाँ पर 100 में 100। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर जरूर करें भैया। यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस सेट कोई नहीं देता, सिर्फ मैं दे रहा हूँ आपको फुल प्रैक्टिस सेट। चलिए पहलता है कौन सी विटामिन जो है मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। हड्डियों के लिए जो विटामिन आवश्यक होती है वह कौन सी होती है, विटामिन डी होती है। सभी को पता
होगा। और ये कहाँ से मिलती है? भैया धूप से मिलती है। बेसिकली इसका रीज़न कुछ और होता है, लेकिन मोटा मोटी कह सकते हैं आपकी ये धूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मायोपिया क्या है? तो मायोपिया क्या होता है ये देखिए, इसमें बेसिकली ऑप्शन थोड़ा सा हल्के दिए हुए हैं आपके लिए। तो नेत्र रोग है, कान रोग है, गले की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये नेत्र रोग है। मायोपिया क्या होता है? नेत्र रोग होता है। इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ये सारे सारे आंख के रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहा गया कि रक्त का कौन सा भाग शरीर की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? जी यहाँ पे देखें, ब्लड का एक यहाँ पे भाग होता है जो शरीर की रक्षा करता है। तो वह कौन सी हो जाएंगी गाइस? वो हो जाती हैं आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं ना, वो आपके शरीर के जो प्रतिरक्षी के रूप में काम करती हैं, आपके शरीर की रक्षा करती हैं। कोई अगर वायरस या जीवाणु या कीटाणु कोई भी आता है शरीर में, तो वो लोग इसको नष्ट कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो 40 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? बेसिकली यहाँ पे गलत पूछा गया है। अब हम चारों ऑप्शन इसमें देखेंगे। तो पहला है कि एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? या वाइस वर्सा कह सकते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। तो बिल्कुल होता है, भौतिक परिवर्तन है। अगर उसको मान लीजिए बर्फ़ से पानी बना रहे हैं तो पानी से उसको दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं। फिर है यहाँ भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है और हमको फाइंड क्या करना है? गलत सेंटेंस। ऑप्शन नंबर अगला देख ले। तो कहता है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है। फिर कहता है कि फलों का पकना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिल्कुल गलत है। एक बार अगर फल पक गया तो दोबारा वो कच्चा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो एक यहाँ पर सूत्र है आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम है E=mc²। तो वो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो इसमें सी होता है ना, वह किस चीज़ का दिखाता है? तो वो होता है यहाँ पर आपका प्रकाश का वेग, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट दिखाता है आपका सी। याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट सी दिखाता है, आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो होता है आपके लीवर में। याद रखेंगे, लीवर में आपका मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि आधुनिक आवर्त श्रेणी किसने बनाई थी? जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेसिकली, वह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वह बनाई गई थी मेंडलीव के द्वारा। याद रखेंगे, मेंडलीव के द्वारा। अब मॉडर्न जो टेबल है वह किस पे बेस्ड है? वह बेस्ड है आपके एटॉमिक नंबर पे। याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहता है कि कोशिका का सबसे पहला यहाँ पे पता किसने लगाया था? कोशिका की बात करें, यानी कि सेल जो है उसकी सबसे पहली खोज किसने करी थी? देखिए 10th लेवल का पेपर है, इतना हाई भी नहीं जाएगा, आप याद रखेंगे पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? सन भी याद रख लीजिए, 1765 में इसकी खोज करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? अब एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है ना, वो किस चीज़ का होता है गाइज? वो हो जाता है यहाँ पे बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बाकी यहाँ पे सीने बार हमने आपको बता रखा है कि ये आपका होता है Hg, यानी कि मरकरी का। ठीक है, और यहाँ पे जो हेमेटाइट है वो आपका होता है आयरन का। याद रखेंगे, आयरन का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में है कि कारों ट्रकों बसों में ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कारों ट्रकों बसों में जो ड्राइवर सीट होते हैं ना, उसके बगल में कौन सा शीशा लगा होता है? वो लगा होता है उत्तल दर्पण। याद रखें, जो आपका उत्तल दर्पण है वो यहाँ पे लगा होता है उसका पीछे का व्यू देखने के लिए। चलिए देखिए, बहुत सारे यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे थे आप गलत पढ़ाते। भैया एक दो चीज़ें गलत हो जाती हैं, अब लिखा कुछ होता है और यहाँ पे हम पढ़ कुछ और देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नहीं होता है कि वीडियो भी बना रहे हैं, ध्यान भी रखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। गज अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण प्रकार का फसल है? अब वृक्षारोपण प्रकार की जो फसल है ना, वो हो जाएगी चाय। यानी कि चाय जो है वो वृक्षारोपित की जाती है, यानी कि इसको पहले कहीं उगाया जाता है, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लाया। जैसे धान की खेती होती है, बिल्कुल उसी तरीके से होती है। और यहाँ पे एक ही चीज़ देखिएगा कि साल भर एक फसल होती है जिसको साल भर पानी की आवश्यकता होती है, वो चाय ही होती है। याद रखेंगे इसको। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खासियत बात है, पानी साल भर उसको चाहिए, लेकिन पानी रुकना भी नहीं चाहिए। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। कहा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखेंगे क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे कहता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, वो होता है 7.4, याद रखेंगे 7.4। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बीसीजी का टीका जो है वो किस चीज़ के लगाया जाता है, बीसीजी का टीका किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है, टीबी होता है, टीबी का होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं आपके टीबी की बीमारी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 में कहा गया कि इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक कार होती है ना, उसमें जो बैटरी प्रयोग की जाती है उसमें कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, देखिए वो होती है लिथियम आयन वाली बैटरी। जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, बेसिकली आपका जो फ़ोन भी है ना, उसमें आपकी लिथियम बैटरीज का प्रयोग किया जा रहा है। तो गाइज हमने साइंस के भी 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आप चलते हैं सामाजिक विज्ञान की तरफ। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो गाइस सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है इसका सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी वगैरह उठा के देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान ना कक्षा 6 से लेकर के जो आपकी 10 तक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और इसमें यह देखिएगा कि बहुत सारे प्रश्न हमने इसको रखे हैं इंपॉर्टेंट। जो छूट गए हैं ये मत समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कम रखे, भैया इतना ज़्यादा सिलेबस है, 25 क्वेश्चन कहाँ से इसमें बनाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो कहा गया जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी, ये आप देखने को मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी में। तो प्रथम जो आपका विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में, याद रखेंगे 1914 में स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और उसमें जो हार हुई थी ना वो जर्मनी की हार हुई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा गया कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। ये गठबंधन सरकार आती है, यानी कि कोई पार्टी अगर बहुमत में नहीं होती है तो कुछ जो है सरकारें, दो पार्टियां मिल करके सरकार बना लेती हैं। तो गठबंधन सरकार जो होती है उसमें पकड़ जो होती है प्रशासन जो होता है उस पर कैसी होती है, तो उस पर हो जाती है ढीली पकड़ हो जाती है उसकी, क्योंकि कोई पार्टी ये कहती है कोई पार्टी वो कहती है, इसके लिए प्रशासन पे जो पकड़ होती है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है इसकी। क्वेश्चन नंबर अगला देख। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न और आसान प्रश्न। तो हिटलर कहाँ का रहने वाला था, बेसिकली जो तानाशाह हिटलर था वो कहाँ का रहने वाला था, वो रहने वाला था जर्मनी का, याद रखेंगे जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, बेसिकली वह अपने सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, मतलब पूरे जो आपका भारत है ना उसमें किसी भी राज्य से वो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कई क्राइटेरिया होते हैं, लगभग 6% वोट वगैरह प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है आपका बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और मणिपुर डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए मणिपुर और डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, ये आपकी जो है ये आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है ना, जिसका स्थापना हुई थी यहाँ पर 1984 में, तो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन, वो हुआ था 2006 में। और 2006 के बाद जो परिणाम हुआ था वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया था 2006 की अगर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब यहाँ पे कहा गया कि विश्व की सर्वप्रथम मुद्रण क्रांति कहाँ पे शुरू हुई। मुद्रण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये पैसा चला हुआ था, यानी कि जो नोट चले थे, पैसा चला था, सबसे पहले कहाँ पे चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। चाइना में सबसे पहले मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब कागज का आविष्कार भी चाइना में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। बेसिकली देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल है ना वो लोकतंत्र के प्राण के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब पारित किया गया ना, वह किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986 में इसको पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर के रूप में जाना जाता है, तो वह हो जाएगा कृषि क्षेत्र। आपका जो कृषि क्षेत्र है ना उसको हम प्राइमरी सेक्टर के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद की जो अवधारणा है ना वह इसका प्रतिपादन जो किया गया था वो किया गया था बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो हैं इनके द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है इसमें से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है।
अब जो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, देखिए भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात जो है वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो परमाणु परीक्षण है ना आपका, ये एक मानव निर्मित है, यानी कि मानवों के द्वारा इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में कहा गया कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था गाइस, वो हुआ था रूस में। याद रखेंगे, रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है। एक प्रश्न है, सोपानी कृषि, इसका जो है राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में, इसको मैंने आपको अलग से करा रखा है, जो हमने आपको सिर्फ सोशल साइंस की वीडियो दी है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। देखिए, भारत में जो संविधान सभा है उसका गठन कैसे किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा उसका गठन किया गया था। अब कब किया गया था, वह किया गया था 1946 में। याद रखेंगे, 1946 में इस सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगी, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। एक एक्ट है रॉलेट एक्ट, इसमें क्या बेसिकली किया गया था, इसके तहत ये चीज़ करी गई थी कि किसी भी जो जो क्रांतिकारी हैं, किसी को उठा करके 2 साल तक उनको जेल में रखा जा सकता है, और उनकी जमानत नहीं होगी, बिना मुकदमा चलाए उन पर रखा जा सकता है। तो यह पारित हुआ था 1919 में। याद रखेंगे, 1919 में इसको काला कानून के नाम से भी जाना गया था। क्वेश्चन नंबर अगले देख लें। अगला प्रश्न भी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। जो मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो गाइस ये हुआ था यहाँ पर केरला में। याद रखेंगे, केरला में हुआ था। आई थिंक ये 1921 या 1922 में हुआ था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। तो मोपला विद्रोह जो है केरला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि क्या भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। ये पूछा गया बेसिकली आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा। तो क्या भूकंप के कारण ही सुनामी आती है, तो इसका ऑप्शन है हाँ। ठीक है, फिर आती है कि आती है और नहीं भी आती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, भूकंप के कारण सुनामी कभी नहीं आती है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जानते क्या होगा, ये होगा आपका यहाँ पे बी वाला, यानी कि आती है और नहीं भी आती है। अब भूकंप छोटा आएगा, यानी कि कम रिएक्टर पैमाने पर आएगा तो सुनामी नहीं आएगी। अगर बड़े पैमाने पर आता है, जैसे 2004 में हुआ था, तो सुनामी यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है, यह मत समझिएगा नहीं है। ठीक है, अब 68 में कहता है कि मानव निर्मित आपदाओं के कारण जान माल की व्यापक क्षति को क्या कहा जाता है। जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको बहुत ही आसान है कि मानव निर्मित उसको आपदा कहा ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया आपके एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने प्रश्न हटाया नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, 1991 में हुआ था एलपीजी का यहाँ पे पूर्ण रूप। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल से मतलब क्या है, ये आपका होगा लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, और पी से क्या मतलब होता है, ये होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और आपका जी से मतलब क्या होता है, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। याद रखेंगे, ग्लोबलाइजेशन ये होता है आपका वैश्वीकरण से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिएगा इस, तो कहता है यहाँ पर कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। जो संघीय व्यवस्था है ना, उसमें सरकार कैसी होती है, तो याद रखेंगे उसमें आपकी होती है एक दलीय। याद रखेंगे क्या होता है, संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो एक दलीय होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा एक राज्य दल है। बेसिकली राज्य दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हो गई, और बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। क्या है बेसिकली यहाँ पर इसकी स्थापना की तो 1980 में हुई थी या भारतीय जनता पार्टी की। तो ये क्या होगा आपका बीजू जनता दल है ना, ये एक राज्य दल यानी कि क्षेत्रीय दल है, ये पूरे भारत में चुनाव नहीं लड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, तो तितसेन ये नहीं होगा, कैप्टन भी नहीं होगा, और हो ची मिन ये भी नहीं होगा। यानी कि तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें इसका राइट आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो सरदार की उपाधि जो दिन को दी गई थी, ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। कब दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। और किसने दिया था, वहाँ की महिलाओं ने। ठीक है, वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, और उस आंदोलन में ही ना महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, जिस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था वह आंदोलन कौन सा है, तो वह बारदोली है। ये हुआ था 1928 में।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा गया कि पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कि पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है वो 1881 में आया था, याद रखेंगे 1881। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो इसमें कहा गया कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में हुई थी। अब पंचायती राज प्रणाली किसने लागू करी थी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा चालू करी गई थी। ये कितने स्तर पे होती है, 3 स्तरों पर, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और यहाँ पे देखिए ये कब चालू किया था कि राजस्थान में जो नागौर जिला है ना, सबसे पहले वहाँ पर इसको चालू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 25 प्रश्न खत्म कर लिए भैया, देखते देखते आपके सोशल साइंस के। अब बचते हैं हमारे मैथमेटिक्स के प्रश्न, चलिए उनको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, क्वेश्चन कैसे हैं ये भी जरूर बताइएगा, स्कोर भी अपना जरूर बताना है आपको। तो गई चलिए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथ के प्रश्नों में देखिए सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्या आएगा, सिलेबस में दिया है वो आएगा आपका नंबर सिस्टम। उसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ आपको इक्वेशन और 7 से विभाजित करने को कह रहा है। तो 7 से विभाजित करने के लिए हम इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 49 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 23, ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता है। और 7 से इसको भाग भी देने को कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको देखिए, आप इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को कैसे लिखेंगे आप इसको, अगर हम ऐसे लिखें 21 प्लस 155 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो हमारे जो रहेगा टर्म वो क्या रहेगा, अब 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर क्या हो जाएगा 6 की पावर 23 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आएगा अगला टर्म। अब इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें चेंज करके, ठीक है, इसको अगर 6 की पावर 23 प्लस यहाँ पे देखें 1 की पावर 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 23 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आने में 7 हो गया। अब देखिए इसमें इन प्रश्नों में क्या होता है, अगर पावर ऑड होती है ना, अगर पावर ऑड होती है तो ऊपर की जो पावर होती है तो आपस में घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपकी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाइस अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उनका एचसीएफ इतना दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा। तो जैसे ऐसे प्रश्न में क्या होता है, गुणनफल यहाँ पे 2 संख्याओं का हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो आपका गुणनफल कितना है यहाँ पर 28, ये 0 मतलब 20826 आपका दिया हुआ है। एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एलसीएम ही लिखे रहते हैं, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 26 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे यहाँ से कट करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा करते भाग करेगा। अब इस 26 से हम इसको अगर काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए तो पहले आपको 2 से काटे 2 13 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 चक्कू 8 2 1 2 2 3 6 104 और 13 हो जाएगा। फिर 13 से डायरेक्ट कर जाए, 13 8 104 और 13 एकम 13, यानी कि 801 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 801। अरे यार कितना भी कोशिश करो गाइज थोड़ा बहुत तो गलत हो जाता है, ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 801 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्नों की बात कर लीजिएगा। इस यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें कहता है कि बस में 30 लीटर यहाँ पे आपको 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरा गया है, और 15 दिनों में 21 लीटर 350 मिलीलीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, तो बस में कितना पेट्रोल बचा है। अब 15 दिनों में यहाँ पे 21 लीटर 350 मिलीलीटर पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया गया, और 30 लीटर 450 मिलीलीटर इसमें था, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें से बस घटा देना है। अब यहाँ पे 450 में से 350 घटेगा तो 100 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है, 100 मिलीलीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 30 में से 21 घटता है तो 9 यहाँ पे लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका रेट 9 लीटर 100 मिलीलीटर। तो ये बहुत ही आसान था, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। यहाँ पे बोला गया है कि किस संख्या में अपरिमेय वर्गमूल है, यानी कि अपरिमेय वर्गमूल है किस संख्या में। तब ध्यान से देखिए, ये आपका होता है 21 का वर्गमूल, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप 169 देखेंगे 13 का हो जाता है, 625 भी आपका हो जाता है, लेकिन 920 की बात कर लेते हैं, यह किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि राधिका ने अपनी बाइक को 20% और X% की दो क्रमिक छूट पर बेची। यदि बाइक का अंकित मूल्य 800 है और वह 560 पर बेची तो X का मान ज्ञात करना है। बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ देख लेते हैं कि 20% पे उन्होंने कहा। तो 800 रुपये उसका अंकित मूल्य था। 800 का अगर 20% देखें, 20% यहाँ पे उन्होंने छूट दी। अब छूट देने का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु 100 में थी वो 80 में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 20% छूट के बाद 80 में हो गई। अब यहाँ पे बटा 100 जरूर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 640 आ जाएगा। ठीक है, 640 आ गया। अब सेकेंडली देख लेते हैं क्या बोला है उसने, वह 560 पर बेच भी दी। अब 640 की वस्तु अगर उसने 560 पर बेची है तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, जितना भी आए माइनस करने के बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 640 में से अगर 560 माइनस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपॉन में 640 भी कर देंगे। 640 क्यों करेंगे, इतनी तो यहाँ पे हमारी जो वस्तु थी उसका एक्चुअल मूल्य था। अपॉन में हमेशा नीचे रखते हैं कि परसेंटेज निकालें। तो अब इसको काट पीट कर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 12.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहता है कि 3/5 का कितना परसेंट 1/40 है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर x का 3/5 का कितना परसेंट यहाँ पर 1/40 है। तो 3/5 का जो है x% ना वो है 1/40। यही तो आप इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1/40 है। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा इधर उधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको करके, बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पे x यहाँ पे है। ठीक है, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी। ये आपका हो जाएगा ऊपर 100, नीचे आ जाएगा 40, और ये जो 5 ये भी आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को काट देंगे सिंपली। ठीक है, अब अब 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो 25/23 यानी क्या हो जाएगा, 25/23 की बात करें तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 25/23। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2+1 दिया हुआ है, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है 2+1। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको इसको सॉल्व करना है, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए 2+, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2+ यहाँ पे 1 हो जाए 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 की स्क्वायर की बात कर लें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर अगर 4 है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाए, 3 की पावर कितना 4 होता है, सभी लोग बताइए। तो हो जाएगा 87, 87 एक हो जाएगा, 88 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। 81 है कि यहाँ पे 82 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा 30, और 30 गुणे यहाँ पर 82 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3/24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। ये आपका 2460 राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है 441 बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है। ठीक है, लेकिन बिस्कुट के ऐसे 4 समान पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये है। तो पैक पर प्रभावी छूट जो है परसेंटेज में क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। एक पैकेट कितने का है, 16 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे 4 समान पैकेट की बात कर रहा है, तो 4 कितने का हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 4 64 के हो जाएंगे। एक 16 रुपये का था तो 4 64 के हो जाएंगे। अब उसने बोला कि एक पैक की कीमत यहाँ पे 56 रुपये है, तो पैक का प्रभावी यहाँ पे छूट क्या होगा। अब यहाँ पे ये 4 सामान के पैकेट 56 रुपये है। बेसिकली होना कितना चाहिए था, यहाँ पर 64 होना चाहिए, 56 है। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 यहाँ पे जो डिफरेंस है, यही तो यहाँ पे छूट बोला है कि ये कितना 8 रुपये की छूट आई हुई है। ठीक है, 64 का था उन्होंने 56 में बेचा, तो 8% की 8 की छूट आई है 8 रुपये की। तो 8 यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, अपान में रख देंगे 64, क्योंकि 64 क्यों रखेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल मूल्य होता है वही नीचे रखते हैं। तो 8 × 64 हो जाएगा, और 100/8 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 100/8 जो होती है वो होती है 12.5%। इसको काट देंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, बोलता है कि इसकी मध्यिका ज्ञात करनी है। अब मध्यिका के लिए क्या करते हैं हम गाइस, देखिए जो आपके टर्म दिए होते हैं ना, इन सबको हम पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए बड़ा लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उससे बड़ा, और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब आरोही का मतलब क्या है, बेसिकली
ये हो गया। अब मध्यिका का मतलब क्या होता है, जो आपकी बीच की दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी, ये 20 और 22, 20 और 22 का टोटल कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, अपान में 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 राइट आंसर हो जाएगा। आप 21 दूना 42 होता है ना, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो बोला गया कि 300 प्रश्नों की एक परीक्षा में कुणाल ने 60% स्कोर किया, प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का, तो कुणाल कितने प्रश्नों में अंक गलत उत्तर दिए। अब 300 का 60% उन्होंने सही किया है, ठीक है, 300 का 60% उन्होंने बिल्कुल सही किया है, तो क्या हो जाएगा 6 18, तो 180 प्रश्नों का उन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब 180 प्रश्नों का सही आंसर दिया है, तो 300 में से अगर 180 माइनस कर देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी कि नहीं, 120 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 120 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले प्रश्न की बात करेगा इस, तो इसमें कहा गया कि 10%, 15% और 20% के क्रमागत छूट है। तो ऐसे प्रश्नों क्या करते हैं, ऐसे करते हैं बिल्कुल। तो 10% है मतलब ये 90। अब छूट की बात करें, मान लीजिए कि 100 रुपये थी, तो उस पर यहाँ पे छूट हो गई, फिर ये आपका 85 हो गया, फिर यहाँ पे आपका हो गया 80 हो गया। पाउंड में सब में 100 तो रखेंगे ही, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे काट देंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, ये कट गया और ये यहाँ से कट गया, ठीक है। अब हमारा कितना, ये देखिए यहाँ पे 17, ये आपका 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 25 85 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा और आपका राइट आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करके आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्नों की बात कर लीजिए गाइस, यहाँ पे 87 दिया हुआ है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए भिन्न अगर सबसे बड़ी आपको ज्ञात करनी है, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, करना है आप इन सबकी वैल्यू निकाल लीजिए काट काट करके, ठीक है। सबकी अगर वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट में कौन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 हमारे पास वैल्यू दी है, अब इसको सॉल्व करके देखिए। तो आप देखिए अगर 4/3 के अगर हम यहाँ पे देखे करते हैं तो कितना, जब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, और 2 के बाद 1 और 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 25, तो पॉइंट बजाते इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें भी पॉइंट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे अगर 12, अब इसमें क्या 12 पंचे 60 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बचेगा, उसके बाद 10 बचे 12 37 84 हो जाएगी। ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसमें पॉइंट लगाएंगे 130 हो जाएगा, तो 16 70 अगर लगा देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 128 2 बचेगा, उसके बाद 0 लगाएंगे तो 16 1 16 हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, 3/4 संख्या की आ रही है, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पिछले प्रैक्टिस सेट का रिपीटेड है। तो एक वर्ग का परिमाप यहाँ पे संख्यात्मक रूप से एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वर्ग की भुजा का संभावित मार्ग, देखो वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग क्या आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 4 इकाई मान लेते हैं, 4 इकाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इकाई मानेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा कि नहीं आएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा 4 चक्कू 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अगर भुजा 4 है तो सारी भुजा स्क्वायर में बराबर होती हैं, 4 4 4, ठीक है। तो ये देखिए अब 4, इसका जो परिमाप हो जाएगा ना, पेरीमीटर होगा वो भी इसका 16 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में बोला गया कि यदि बहुलक जो है 25 है, माध्य यहाँ पर 16 है, तो मध्यिका क्या होगी। ये यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही अच्छा है। तो इसका एक फार्मूला होता है गाइस, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 3 मध्यिका, याद रखेंगे बहुत ही बार पूछा जाता है। तो 3 मध्यिका ये फार्मूला है, और यहाँ पे बहुलक होता है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्लस में यहाँ पे 2 माध्य होता है। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो वैल्यू है वो रख देने हैं। तो अब देखिए 3 मध्यिका हो गई यहाँ पर। अब बहुलक आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25, और यहाँ पे माध्य 16 है, ठीक है। 16 × 2 यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 + 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 माध्यिका तो दी ही रखी है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये आपका 5 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 होगा। आपके ये 3 आपकी जब मध्यिका क्या हो जाएगी, 3 इधर चला आएगा, 3 क्या करेगा, ये 19 3 57 हो जाएगा। तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी मध्यिका आ जाएगी वो 19 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि आपके पास 20 बड़ी 16 छोटी डायरी हैं, तो आप प्रत्येक पैक में दोनों
वाले उपहार पैक करना चाहते हैं तो बिना शेष बचे हुए बनाए जा सकने वाले उपहार पैक की अधिकतम संख्या कितनी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही आसान है। तो सबसे बड़ी आपके पास क्या है, ये 20 है और सबसे छोटी डायरी कितनी 16 है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, बेसिकली इनका फैक्टर देख लेते हैं। अब 20 के अगर फैक्टर की गाइस बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 के अगर फैक्टर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा प्लस नहीं है, ठीक है प्लस नहीं है, फैक्टर में क्या होगा हम गैप लगा देंगे, ठीक है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसका भी इसका फैक्टर होता है। 16 का फैक्टर क्या होगा, 16 का फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ये फैक्टर हो गए। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इनमें देखना है कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है, बेसिकली 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है 2 की पावर 2 ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो अधिकतम संख्या है वो 4 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है याद रखेंगे, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर देखिए पूछा गया है इसमें सिंपली, ठीक है तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया एक खंभे का उन्नयन कोण एक बिंदु से जो खंभे के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बोला है ये 30 मीटर दूरी, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे 30 मीटर है, ये खंभा है आपका, और ये यहाँ पे 45 डिग्री आपको बोला गया है ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे खंभे की ऊंचाई ये आपको ये बताना है, ये आपकी ऊंचाई याद करनी है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपने याद नहीं किया तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हम देखो साइन कॉस टेन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अगर आप याद नहीं है तो। इसमें टेन देख लेते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको ये है एक्स, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, बेस कितना है 30 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 हो जाएगा, ठीक है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो x की अगर बात करें 30 इधर चला जाएगा तो 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा गाइज, वो आ जाएगा 30 मीटर। बहुत ही आसान से ये प्रश्न होते हैं, इनको ध्यान से करिएगा तो आंसर झट से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। अब 92 की अगर बात कर लीजिए तो बोला गया कि आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। बेसिकली ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है तो यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर मीटर में आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, या पिछले प्रैक्टिस में मैंने ऐसे सेम कराया हुआ था, ठीक है। तो आयताकार हाल की चौड़ाई और उसकी लंबाई इतनी है तो क्षेत्रफल है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए ये आपको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, उसकी लंबाई जो है वो देख लेते हैं एक्स हो जाएगी, तो क्या उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो एक यहाँ पे एक्स इंटू 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 300 हो जाएगा कि ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2x/3 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है बेसिकली। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो आप इसमें रख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए कहता है कि दो निरंतर संख्या के वर्ग के बीच का अंतर यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो दो निरंतर संख्या वर्ग के बीच का अंतर है तो इसको ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बी देख लेते हैं तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर कितना होता है, 12 का यहाँ पे स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 25 आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा 12 और 13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहा गया इसमें कि 25 और 24 के वर्गों के योग में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये यहाँ पे बोला गया 25 और 24 के वर्गों के योग से, ठीक है। तो 25 और 24 के वर्गों के योग से कौन सी संख्या, तो गाइस चलिए देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो देखिए 24 का यहाँ पे क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया 25 का स्क्वायर, दोनों को हमको जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा ये 576 हो जाता है 24 का और यहाँ पे 625 हो जाता है 25 का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1201 आ जाएगा। अब 1201 आ गया तो आप इसमें से ऑप्शन को देखना है कि किसमें से क्या घटा दें कि नियरेस्ट वाला जो आ जाए, ठीक है। तो 1201 में से अगर हम यहाँ पर 45 घटा के देखें तो क्या आ जाएगा 1156 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ 1156 आ जाएगा।
अब 1156 जो अगर ध्यान से देखेंगे 34 का आपका स्क्वायर होता है, याद रखेंगे 34 का स्क्वायर होता है। तो यही तो आपको पूछा गया था, 1156 आपका हो जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 45 घटाया तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर लिए तो बोला गया है कि इतने के घनमूल और 27 के वर्ग का गुणनफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो बेसिकली 12, 16 और 7, 12, 16 और 7 जो इसका घनमूल क्या होता है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यह घनमूल इसका 23 का होता है, 23 का घनमूल होता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 23 का घनमूल होता है, ये हो गया आपका। अब बोलता है 27 का वर्ग, अब 27 का वर्ग क्या होगा, 27 का वर्ग क्या होता है, ये होता है आपका 729 होता है। अब 729 और 23 को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16,767 आ जाएगा, ठीक है। 16,767 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो बोला गया है कि यहाँ पर यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का माप यहाँ पर कितना होगा। तो बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट में होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये यहाँ पे होता है। अब इसको सिंपल सा वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। चलिए D1 कितना है, यहाँ पे 6 दिया है, यानी कि 36 हो जाएगा, स्क्वायर करना ये आपका 64 हो जाएगा। अब 36 64 यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 100 हो जाता है, और 100 का यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे 2 तो पहले चल ही रहा था, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि जिसका परिमाप आ जाएगा आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में देखिए तो बोला गया यहाँ पर आपको साइन थीटा 15/17 है तो टेन थीटा कितना होगा, ये प्रश्न है आपका। तो बोला गया है साइन थीटा इतना, देखिए साइन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो साइन क्या होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 है और हाइपोटेन्यूस आपको 17 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसको निकालना है, तो इसका ट्रिपलेट अगर आपको याद है तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 17 15 8 होता है। लेकिन अगर इसको आप निकालना ही है तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कर लेंगे 89 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 15 15 225 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे 64 आ जाएगा, तो 64 कितने का 8 का होता है। तो अब टेन आपको निकालना है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 15/8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 15 दिया हुआ है और बेस कितना 8 है, तो 15/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में देख लीजिए तो क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग 16 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योग 16 है, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 18 बढ़ जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला कि 2 अंकों की संख्याओं का योग यहाँ पे 16 है, तो मान लेते हैं कि x + y जो है यहाँ पर वो 16 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अब अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो क्या होता है 10x + y, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम बोलेंगे, क्योंकि ये इकाई दहाई में हो तो दहाई में है तो 10 लेंगे, क्योंकि इकाई होता तो एक संख्या लेते हैं। फिर यहाँ पे 10y प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, -18 हो जाएगा, क्योंकि बोला कि ये 18 बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 10y इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ठीक है। ये -9x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये हो गया आपका = 18 हो जाएगा, तो x y - x 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 कॉमन हो गया, और यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे ये जाएगा कट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y - x जो है वो आपका 2 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो y हमारा 9 आ जाएगा, और जो x है हमारा वो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमको यही तो बनाना था, तो संख्या हमको बनानी है, तो क्या हो जाएगा 7 9 हो जाएगा। तो यही तो बोला कि संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते गाइज, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कहता है कि यदि दीवार के 1/6 भाग को नीले रंग से, 1/3 भाग को पीले रंग से और शेष 9 मीटर को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है तो दीवार की लंबाई कितनी है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो पेंट के बाद की अगर बात कर लेते हैं, पेंट के बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है,
वो हो जाएगा यहाँ पे 1 मान ली थी, उसकी कितनी पेंट किया गया, 1/6 भाग पेंट किया गया, -1/3 हो जाएगी, ये भी पेंट किया गया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा। टोटल अगर एलसीएम वगैरह लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ पे दीवार जो है बची हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, जितनी बची हुई ना उसको 9 मीटर को सफ़ेद रंग से रंगा, तो 1/2 कितना यूनिट हो जाएगा, 1/2 यूनिट हो गया, क्योंकि इतनी तो पहले रंग दी चुकी थी, 1/2 बची थी, तो 9 मीटर से रंगा गया, तो 1/2 यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 के बराबर हो जाएगा। अब 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ 9 × 2 हो जाएगा, तो ये 18। तो बेसिकली 18 मीटर जो है ना वो आपका राइट आंसर है। 18 मीटर की लंबी दीवार थी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब इसमें बोला गया कि बहुलक फाइंड करना है। बहुलक क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुलक का मतलब बहुत ज़्यादा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो संख्या ज़्यादा बार दी होती है। अब इसमें अगर देखिए काउंट कर लेते हैं तो आपको 8 पहले काउंट आउट ज़्यादा दिख रहा है, तो 8 1 2 3 4, 4 बार आपको 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ यहाँ पे 4 बार। ठीक है, फिर देख लेते हैं 17 को, तो 1 2 3 4 5, 17 कितनी बार दिया है, यहाँ पर 5 बार दिया हुआ है। 17 जो है 5 बार दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो 17 ही आपका बहुलक हो जाएगा। याद रखेंगे, जो संख्या ज़्यादा बार दी होती है वही इसका बहुलक हो जाती है। 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या किया, 100 के 100% करा दिया इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है गाइज, 100 के 100%। बहुत मेहनत लगती है, कम से कम भाई एक दिन वीडियो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट टाइप करने में ना बहुत समय जाता है, तो लगभग 1 1.5 दिन लग जाता है। 1 1.5 दिन के बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल पाता है। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेहनत समझेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो भैया इतनी मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम मिलते हैं, थैंक यू सो मच।